ओके जी, लास्ट टाइम हम इस स्लाइड पे थे, आई थिंक सो, ठीक है, जिसमें हम डिज़ाइन एंड इवैल्यूएशन बायोइकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे थे। स्टडी डिज़ाइन हमने कर लिया था कि किस तरह का स्टडी डिज़ाइन होता है, ये डिटेल में कर चुके हैं। ड्रग प्रोडक्ट्स, फिर डोजेज रेजिमेंट्स, ठीक है, और फिर सैंपल कलेक्शन का मैंने आपको पूरा एक प्रोफ़ार्मा दिखाया था कि किस तरह उसके अंदर जो है वो सैंपल कलेक्शन का हमने एक पूरा शेड्यूल बनाया होता है, और जिस टाइम पे सैंपल लेना है वो लिखा भी होता है, और जिस पे एक्चुअली लिया जाता है वो भी लिखना पड़ता है। फिर हाउसिंग एंड कन्फाइनमेंट भी डिस्कस किया था कि किस तरह हम वॉलंटियर्स को रखते हैं, ओवरनाइट स्टे करवाते हैं, ताकि वो कोई अ, जिस तरह की हम स्टडी परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसी तरह की फास्टिंग में ही मिले हमें पेशेंट सारे वॉलंटियर्स। उसके बाद फिर फास्टिंग एंड मील मील शेड्यूल भी हो गया था, एनालिटिकल मेथड भी आगे जाके आएगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला स्टडी पॉपुलेशन कर लिया था हमने? नहीं, ये नहीं किया था। सब्जेक्ट्स हेल्दी वॉलंटियर्स, पेशेंट्स एटसेट्रा, ये अब नॉर्मली जो बायोइक्वल स्टडीज़ हैं वो हेल्दी वॉलंटियर्स पे ही होती हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि हम हेल्दी वॉलंटियर्स पे नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो उसके लिए हमें पेशेंट्स भी लेने पड़ते हैं। तो फिर पेशेंट्स में समटाइम्स हमें पैरेलल स्टडी करनी पड़ती है, समटाइम्स क्रॉसओवर स्टडी करनी पड़ती है। ये सारी डिटेल हम पहले कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट्स जो है दोनों तरह के हो सकते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं और पेशेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह करना है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसका लेबोरेटरी टेस्ट करने हैं। मेडिकल हिस्ट्री मीन कि उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, वो कहीं कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है उस फैमिली में कि जो उस ड्रग के साथ कोई उसकी जो है ना वो डिजीज़ की और प्रॉब्लम उसको स्टार्ट हो जाए। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका बॉडी वेट वगैरह, उसका जो है वो सारे जो भी डेमोग्राफिक्स हैं, हाइट वगैरह सारा कुछ वो चेक करते हैं। फिर लेबोरेटरी टेस्ट, अगर बॉडी वेट सपोज़ एक दफ़ा हमने किया और अगली दफ़ा जब वो वॉश आउट पीरियड के बाद दोबारा आया, तो दोबारा उसका बॉडी वेट किया। अगर तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बॉडी वेट में, कि उसका बॉडी वेट बहुत अब्रप्ट जो है वो कम हो गया है या बढ़ गया, तो उस वॉलंटियर को फिर हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं उसके, उनका लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसका ब्लड टेस्ट करते हैं सारे, कोई कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, कोई लिवर प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, सीरम क्रेटिनिन लेवल वगैरह सारा कुछ चेक करते हैं। ठीक है। ये भी शीट में शो करता हूँ आपको। फिर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, अच्छा इसको बाद में करते हैं, पहले ये ज़रा सब्जेक्ट सिलेक्शन देखते हैं। दूसरा पास है ये जी, ये थोड़ा-सा जो है ना, ये इसकी कोई फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारा कुछ फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर का नाम होगा, सब्जेक्ट नंबर या एनरोलमेंट कोड, ये जो भी वो वॉलंटियर होगा, जिस तरह मैंने कहा था कि ए-बी है या ए-सी है, इस तरह हम कोड रखते हैं। रिक्रूटमेंट कोड, इनिशियल वॉलंटियर कोड जो है, ये वही। फिर डेट उसकी, उसके बाद फिर केमिकल टेस्टिंग टू बी डन, केमिकल पैथोलॉजी उसकी, क्रेटिनिन, सोडियम फॉस्फेट, टोटल प्रोटीन, एसजीओटी, लिवर फंक्शन, उसके जितने भी हैं सारे टेस्ट, ठीक है। तो ये सारा कुछ परफॉर्म करते हैं। फिर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, तो यूरिन पीएच, ठीक है, यूरिन ग्लूकोज लेवल, ठीक है। फिर वायरोलॉजिस्ट का हेपेटाइटिस का कहीं वो पेशेंट तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की उसके टेस्ट करते हैं, ठीक है। हेमाटोलॉजी उसकी फिर, ठीक है, पूरा उसका जो है वो आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, हेमाटोक्रिट वैल्यू, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, सब कुछ जो है वो उसका टेस्ट करते हैं पहले, कि पेशेंट वो जो वॉलंटियर है क्या वाक़ई वो हेल्दी वॉलंटियर है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो एनीमिक तो नहीं है, या उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कि उसको ब्लड सैंपल लेंगे, उसको प्लेटलेट्स का मसला है, अगर तो ब्लड सैंपल लेंगे तो वो उसकी ब्लीडिंग ही स्टॉप ना हो। तो मल्टीपल जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हर लिहाज से हमने चेक करना होता है कि पेशेंट जो है वो वॉलंटियर जो है वो हेल्दी वॉलंटियर है, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी हाइट, वेट, हाइट, उसकी एज, सिस्टमैटिक इंक्वायरी, उसमें फिर उसका उससे इंटरव्यू करते हैं पेशेंट से प्रॉपर्ली, कि उसका कोई रिसेंट वेट लॉस तो नहीं है या रिसेंट वेट गेन तो नहीं है, कि एकदम से उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि जो अभी तक डायग्नोज नहीं हुई है, लेकिन उसको उसका जो है वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। नाइट स्वेट्स है उसको, या मलेज है, कोई प्रॉब्लम है काम करने में, फीवर है, ब्रीदिंग है, चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, हेडेक, डिस्निया,
एडीमा वगैरह, ये सारी की सारी उसकी जो है ना वो मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम उधर ही ड्रॉप कर देते हैं कि वो एलिजिबल नहीं है इसमें, हमारे जो जो ट्रायल है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एज़ ए वॉलंटियर वो एलिजिबल नहीं है। फिर उसके वाइटल साइंस भी सारे नोट करते हैं और फिर एक ट्रायल में जब एक ट्रायल हो जाता है फिर जो वॉश आउट के बाद दोबारा आता है पेशेंट, तो फिर दोबारा सारे के सारे टेस्ट होते हैं उसके, सारे वाइटल साइंस चेक करते हैं और फिर उनको कंपेयर करते हैं कि ये कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं है पहले वाले में और अब में कहीं वॉलंटियर हो सकता है कि पहले जब था वो हेल्दी था, अब उसको कोई डिज़ीज़ हो गई है या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको फिर हम कंसिडर नहीं करते। टेम्परेचर भी चेक करते हैं उसका, ठीक है। उसके बाद फिर जॉन्डिस, साइनसिस, एडिमा वगैरह ये सारा कुछ पहले भी हो गया। लिम्फेडिनोपैथी है, फिर उसकी स्पेसिफिक जो है वो उसको फिर हम नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या जो भी कार्डियोवास्कुलर, चेस्ट एंड लंग्स, सारी की सारी उसकी आप देख सकते हैं कि जितनी भी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन है वो हम उसको रिक्रूट करने से पहले या उसको कह सकते हैं कि उसको एनरोल करने से पहले हम उसकी पूरी की पूरी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और ये फिर वॉलंटियर के पास भी राइट होता है कि वो उसको हम पहले बताते हैं पूरा डिटेल में, उसका इंटरव्यू करते हैं, फिर उसको बताते हैं कि जी हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमने ये स्टडी करनी है, इसमें आपको जो है वो हम एक ड्रग देंगे। अगर तो प्लेसिबो भी हो तो उसको ये भी बताया जाता है कि हो सकता है उसमें ड्रग है, हो सकता है उसमें ड्रग नहीं है, तो ये हम आपको नहीं बताएँगे कि उसमें क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी इतनी-इतनी देर के बाद सैंपलिंग लेनी है हमने, आपको इतनी देर के लिए हमारे पास रहना पड़ेगा और हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। जब खाना मिल देंगे तभी खाना है, उसके अलावा नहीं खाना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उससे पहले एक्सप्लेन कर दी जाती हैं और फिर उसको टाइम देते हैं कि जी आप अब सोच लो, डिसीज़न कर लो कि आपने पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, ठीक है। जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उसके मुताबिक जो एक है हेल्सिंकी गुड जो है वो गाइडलाइंस, उसके मुताबिक आप किसी ऐसे वॉलंटियर को नहीं ले सकते जिसके ऊपर आपका कोई इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा है, कोई ऑफ़िसर है तो अपने किसी सबॉर्डिनेट को फ़ोर्स नहीं कर सकता कि जी तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। क्योंकि उसके अंडर जो कंट्रोल है, तो हो सकता है कि वो मजबूर होके आए और वो फिर अगर मजबूर होके काम करेगा तो फिर डेफ़िनिटली वो उसमें से उसकी इंस्ट्रक्शन को उस तरह फ़ॉलो भी नहीं करेगा। जब तक वो खुद वॉलंटियर नहीं करेगा तब तक वो उतना अपने जो है ना वो दिल से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स को भी हम फ़ोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स भी थोड़े से ज़ाहिर है टीचर्स के कंट्रोल में होते हैं कि जी ये अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा तुम्हें। तो ऐसे किसी भी वॉलंटियर को सिलेक्ट नहीं करते या ऐसे किसी वॉलंटियर को फ़ोर्स नहीं करते कि जो कि आपके इस स्टडी के अलावा भी आपका उसके ऊपर कोई जो है ना वो कोई डिपेंडेंस हो उसकी आपके ऊपर। किसी भी तरह की कोई कोई जॉब की डिपेंडेंस है, कोई ग्रेड्स की डिपेंडेंस है या वैसे कोई कोई अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं कह सकते इस तरह, ठीक है? तो ये सारे के सारा जो है वो वॉलंटियर सिलेक्शन हमने इस बेस पे करनी होती है, उसकी सारी जो है वो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद। उसके बाद मेडिकल से ये सारा कुछ हो गया। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इंक्लूजन क्राइटेरिया में भी फिर हम पहले डिसाइड किया होता है कि जी किस तरह के वॉलंटियर्स लेने हैं। उनकी एज जो है वो 18 ईयर्स से कम ना हो, मैक्सिमम एज की भी समटाइम लिमिट होती है कि 50 ईयर्स से ऊपर ना हो, एल्डरली वॉलंटियर्स ना हो कोई भी, ठीक है। फिर कुछ स्टडीज़ है जिसके लिए स्मोकिंग जो है वो होता है कि जी स्मोकर्स ना हो, कोई अल्कोहल कंजम्पशन वाले ना हो, ठीक है। फिर उस वॉलंटियर ने पिछले 3 महीने में किसी और क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट ना किया हो, ठीक है। फिर ये है कि वो उसने कोई जो क्या कहते हैं उसको कोई मेडिसिन यूज़ ना कर रहा हो वो, ठीक है? या उसको रिसेंट कोई डिज़ीज़ ऐसी ना गुज़री हो कि जिससे उसने रिकवर किया हो, रिसेंटली कोई इन्फेक्शन गुज़री है, तो मेबी उसने उसमें कोई मेडिसिन यूज़ किया, वो मेडिसिन हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर हो और वो हमारे रिज़ल्ट के साथ इंटरफेयर करे, ठीक है? एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में फिर वही है कि जो लोग और फिर इंक्लूजन क्राइटेरिया में सबसे इम्पोर्टेंट कि जो जो रिटन कंसेंट दे वॉलंटियर, अगर वो कंसेंट नहीं देता, कहता है कि जी ठीक है मैं पार्टिसिपेट करता हूँ लेकिन मैं लिख के नहीं दूँगा, तो उसको हम फिर इंक्लूड नहीं करते। क्योंकि इसमें बहुत सारे एथिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बाद में, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जी आपने वॉलंटियर का कंसेंट लेना है और वॉलंटियर को आपने बताया होता है कि इसको क्या-क्या हो सकता है
और फिर उसको ये भी बताया होता है कि जी तुम्हारे पास राइट है, तुम किसी भी वक़्त जो है ना वो इस जो ट्रायल में से अपने आप को जो है वो विथड्रॉ कर सकते हो। हो सकता है कि मतलब एक वॉलंटियर है उसका उसका जो जो पहले वाला जो क्लिनिकल जो ट्रायल था फर्स्ट वाला, वो पूरा उसने सैंपलिंग करवा दी। अगला ट्रायल है उसमें भी उसने सैंपलिंग करवा दी और उसके 1 या 2 सैंपल रहते हैं और वो कहता है कि जी मैं नहीं देना चाहता। तो हम उसको फ़ोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, बेशक हमारी बहुत सारी एनर्जीज़ उसके पहले वाले सैंपल लेने में लगी है, बहुत उसको जो है वो प्लाज़्मा सेपरेशन करना है, फिर उसको स्टोर करना है, फिर उनका एनालिसिस करना है, तो वो उसका राइट है, वो किसी भी टाइम जो है ना वो स्टेप बैक कर सकता है कि जी मैं इसमें नहीं करना चाहता हूँ। तो वो उसको हम फ़ोर्स नहीं कर सकते कि जी नहीं तुमने तो हमारा मतलब पहले कमिटमेंट की थी और अब जो है वो तुम कर रहे हो। कोई इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं है कि उसके पास ये फुल राइट होता है कि वो किसी भी टाइम पे जो है वो विथड्रॉ कर सकता है अपने आप को, ठीक है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में अगर फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट ना हो, मेंस्ट्रुएशन में ना हो और इसके अलावा वो जो है वो नियर फ्यूचर में कोई प्रेगनेंसी प्लान ना हो रही हो, ठीक है, इस तरह की। फिर एक्सक्लूजन में वही एज आ जाती है, एज अगर 18 ईयर से कम है, कोई वॉलंटियर आ जाता है और वो कहता है कि जी मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो वो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। एथिकली ठीक नहीं है 18 ईयर से कम वाले जो है वो वॉलंटियर्स को इंक्लूड करना, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्मोकर है या कोई अल्कोहल यूज़ कर रहा है या कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उनको फिर एक्सक्लूड कर देते हैं। रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें कि उनको हमने अपने कंट्रोल में रखना होता है, उनको खाने-पीने की इजाज़त नहीं होती, खाना वही होगा जो हम देते हैं उन्हें, ठीक है? और इसके अलावा कोई और चीज़ खाने की इजाज़त नहीं होती उन्हें। और जिस तरह हमने कहना है उधर ही रहना है, उन्होंने उस एरिया के अंदर ही रहना है, ये नहीं है कि जी मैं थक गया हूँ और मैं बाहर टाँगें सीधी कर रहा हूँ या बाहर मुझे कोई मिलने आया, मैं उससे मिला हूँ जाके। इस तरह की किसी भी किस्म की कोई इजाज़त नहीं होती वारंट की, तो ये चीज़ें पहले सारी की सारी उन्हें बताई होती हैं। तो वॉशरूम की फैसिलिटी भी अंदर ही होती है, जहाँ पे सैंपलिंग हो रही होती है, वहाँ पे वॉशरूम भी होते हैं साथ। तो मेल-फीमेल के लिए अलग-अलग होता है बंदोबस्त सारा। तो इसलिए कोई ऐसी रीज़न नहीं होती वॉलंटियर के पास कि वो कहे कि जी मैंने बाहर जाना है, ठीक है। एक दफ़ा हमें करना पड़ गया था इस तरह, ये जो ट्रायल कर रहे थे और उसमें ये था कि वो जुम्मे वाला दिन था। तो वो वॉलंटियर्स कह रहे थे जी हमने जुमा पढ़ने जाना है। तो वो फिर हम उनको सबको एक लाइन में लगा के साथ जो है वो समझ लें कि जिस तरह भेड़-बकरियों को लेके जाते हैं, तो जाके उनको एक ही जगह पे खड़ा किया और वहाँ पे साथ ही उनके जुमा पड़ा और फिर साथ ही उनको वापस ले आए कि कहीं वो कोई ऐसे ही कोई स्लिप हो गया तो वो पिछली गली में ना चला जाए, उधर से कुछ पकौड़े-वकौड़े ना खाए और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो। तो जो है रिस्ट्रिक्शंस रखनी होती हैं उनके खाने-पीने पे, उनकी मूवमेंट के ऊपर, ताकि सारे के सारे एक ही सिचुएशन में रहें, एक ही जो कंडीशन के अंदर रहें और किसी भी तरह का और इन्फ्लुएंस ना हो उनकी काइनेटिक्स के ऊपर। जो काइनेटिक्स में वेरिएशन हो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रग की वजह से हो और इसके अलावा कोई और फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस ना करे। अच्छा, उसके बाद फिर क्लिनिकल प्रोसीजर्स, डोज़ेज एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने का। जिस तरह हमने इसमें वो डिस्कस किया था कि जो शेड्यूल बनाया था कि इतने बजे हमने उसको ड्रग एडमिनिस्टर करनी है और अब जो वाली ड्रग देनी है फॉर एग्ज़ाम्पल एक को हमने ड्रग ए देनी है, दूसरे को बी देनी है। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि 2 हमने ग्रुप्स बनाए और पूरे के पूरे ग्रुप ए को हमने टेस्ट ड्रग दे दी और पूरे के पूरे ग्रुप बी को हमने जो है रेफरेंस दे दी। ये जो इन्वेस्टिगेटर होता है, ये सिर्फ़ उसके पास रिकॉर्ड होता है कि उसने किस वॉलंटियर को कौन-सी दी है। अपेरेंटली 2 ग्रुप्स हमने सिर्फ़ इसलिए बनाए होते हैं ताकि ज़रा थोड़ी-सी 2 ग्रुप्स होंगे तो वो उनकी हैंडलिंग थोड़ी-सी आसान हो जाती है, उनके सैंपल्स को हम आसानी से रख सकते हैं कि ये ग्रुप ए वाले हैं, ये ग्रुप बी वाले हैं। तो अदरवाइज़ जो है वो रैंडम जो है कंट्रोल ट्रायल में रैंडमली वो किसी को कोई भी दे सकता है, इन्वेस्टिगेटर को पता होता है। जो लोग साथ ड्रग दे रहे हैं इवन उनको भी नहीं पता होता। तो वो होता यही है कि जो टैबलेट है वो एक छोटी-सी जिस तरह ये एक एक डब्बी होती है, जिस तरह ये लूडो खेलने वाली डब्बी होती है ना, उस तरह की एक कैप वाली डब्बी होती है, उसके अंदर वो देते हैं और उसके ऊपर वो वॉलंटियर का लिख देता है आईडी कि जी इस वॉलंटियर को ये वाली डब्बी जाके उसने दी। और ना वॉलंटियर को इजाज़त है कि वो देखे उसमें कि उसमें क्या है, उसने सिर्फ़ खोल के उसको मुँह में डाल लेना है और 1 ग्लास पानी उसके साथ पीना है। और सम टाइम जो बहुत ज़्यादा जो जो स्ट्रिक्ट होते हैं कुछ
इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ तो खैर इतना नहीं करते, वो फिर बाद में उसको चेक भी करते हैं, उसके मुँह को खोल के कि उसने वाक़ई ही अंदर ले गया है या कहीं साइड पे रख लिया है। वो अक्सर वॉलंटियर डर भी जाते हैं इस चीज़ से। पहले वो कमिटमेंट तो कर लेते हैं सारी, बड़े-बड़े होते हैं, मतलब शहज़ादे होते हैं बड़े-बड़े, बड़ी साइंसदान होते हैं बड़े, कि कमिटमेंट कर ली ठीक है जी, और बाद में टैबलेट्स को साइड पे लगा लिया कि जी पता नहीं इसमें क्या है, मुझे कुछ हो ना जाए। तो वो फिर बाद में उसको जो है वो निकाल दिया, और जो ट्रायल कर रहा है उसको पता कि जिसने टैबलेट खाई है, और जब उसके रिजल्ट्स आएँगे, उसके सैंपल एनालिसिस होगा तो उसमें कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जब वो टैबलेट ले रहा है तो उसमें फिर मेक श्योर करते हैं कि वाक़ई वो अंदर भी ले गया इसको, ठीक है। पूरा एक ग्लास पानी उसने पीना है, ये नहीं है कि एक ने आज 2 बूंद लगा लिया पानी, इसने 1 ग्लास पानी पी के दूसरे ने और एक और पानी ग्लास माँग लिया, तो इस तरह नहीं करते, ठीक है। सबको एक ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के साथ एक ही जो है वो एक ही डोज़ेज फॉर्म देते हैं, और फिर उसके बाद उसका जो अगला प्रोसेस शुरू करते हैं सामने। बायोलॉजिकल सैंपलिंग शेड्यूल एंड हैंडलिंग प्रोसीजर्स। सैंपलिंग शेड्यूल आपने देख लिया था, उनकी हैंडलिंग अभी कुछ तस्वीरें भी आएँगी, कि वो हर एक वॉलंटियर को एक चेयर पर बिठाया होता है, और उसकी टेबल के साथ ही उसका जो है वो फाइल पड़ी होती है, सारा सैंपलिंग रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसके पास ही दरमियान में 2-3 जगहों पे ट्रेस पड़ी होती हैं, जिसके अंदर ब्रांड पड़े हैं, जिसके अंदर सिरिंजेस पड़ी हैं, टूर्निकेट पड़ी हैं, अल्कोहल सॉल्व्स पड़े हैं, जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है उधर, वो हर चीज़ वहाँ पे पड़ी होती है। वॉलंटियर को उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी जगह से, जो सैंपलर होता है वो खुद हर वॉलंटियर के पास जाता है और वो सैंपल लेता है, और उसके सैंपल के साथ उसकी ट्रे पड़ी होती है, इस तस्वीरों में नज़र भी आ जाएगी आपको। तो वो फिर सैंपल लेके उसने सिर्फ़ उस ट्रे में रखना होता है, वहाँ से फिर जो जो हेल्पर है उसने उठा के तो प्लाज़्मा सेपरेशन रूम में जाके जो लोग प्लाज़्मा सेपरेशन कर रहे हैं उनको देना है, और आगे फिर वो प्रोसेस स्टार्ट। वाइल्स कोडिंग, कोडिंग ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पहले से हर वायल के ऊपर कोडिंग लगी होती है। ये नहीं कि जी वायल ली, उसके ऊपर उधर से सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद उसके ऊपर लिख रहा है कि ये फलाँ वॉलंटियर का फलाँ सैंपल नंबर, ठीक है। ट्यूब के अंदर पहले से तरतीब से ये वाली जो है ये कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा-सा गौर करें, एक ये तरतीब से रखी हुई है, व्हाइट कलर का कोड है, फिर ग्रीन है, उसके आगे फिर व्हाइट है, फिर ग्रीन, फिर व्हाइट, फिर ग्रीन। तो ये हमने जो एक आइडिया जब जब था, तो ये एक मेरा एक आइडिया था कि हम जो है ना 2 कंसेप्टिव सैंपल्स का कलर सेम ना रखें, उनके जो लेबल का कलर है, ठीक है। यानी अगर फर्स्ट ट्रायल में 1AB0 तीन के 0 सैंपल है, फिर 1AB1 वाला जो है वो दूसरा कलर हो, ठीक है। ताकि जब कोई प्लाज़्मा सेपरेशन कर रहे हैं तो उसे पता हो कि मैं व्हाइट वाली ट्यूब में से निकाल के व्हाइट वाली में ही डाल रहा हूँ। फिर जिसमें प्लाज़्मा डालना है उसके अंदर भी कोडिंग की हुई है। अगर आप देखें, ये वो है जिसके अंदर प्लाज़्मा निकाल के रखना है, ये पीछे वो है जिसके अंदर ब्लड लिया हुआ। यहाँ पे भी आप ऊपर वाले में भी देखें, ये पीछे ब्लड वाले पड़े हैं जिसके अंदर ब्लड है, और ये आगे वो हैं खाली वायर्स हैं जिसके अंदर हमने इसमें से निकाल के तो इसमें डाल। तो ये तरतीब पहले से लगाई होती है, और तरतीब में जब हम 2 कंसेक्टिव सैंपल्स का कलर डिफरेंट किया होगा तो उसमें फिर एरर के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, ठीक है। और फिर 2 जो ग्रुप्स हैं वॉलंटियर्स के, उनके भी कलर डिफरेंट होते हैं, ठीक। यानी अगर ये अब एक ग्रुप ए होगा अगर, कि जिसमें ग्रीन और व्हाइट यूज़ किया, ग्रुप बी के अंदर हमने येलो और ऑरेंज यूज़ किया था, या ब्लू और ऑरेंज यूज़ किया था, ठीक है। तो उसमें फिर आसानी रहती है कि कोई एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वॉइस कोडिंग सबसे पहले वॉइस कोडिंग करके रखी होती है, पूरे के पूरे ट्रायल के जितने भी ब्लड सैंपल कलेक्ट करने हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि 20 वॉलंटियर एक ग्रुप में है, 20 दूसरे ग्रुप में है, और हर वॉलंटियर के आपने एटलीस्ट 15 सैंपल लेने हैं, ठीक है। तो 15 ब्लड वायल्स हैं उसके, और फिर जो प्लाज़्मा सेपरेशन करते हैं वो डुप्लीकेट में करते हैं। 5 एमएल हमने ब्लड लिया, उसमें से 2 से 3 एमएल प्लाज़्मा निकल आया। उसमें से उसको फिर हमने 2 जगहों पे शिफ्ट करना है, 2 वायल्स में, ठीक है। एक को हम एनालिसिस के लिए रख लेते हैं और एक को बैकअप के लिए रख लेते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आप एनालिसिस कर रहे हैं और आपका पूरे का पूरा वॉलंटियर्स का वो एक पूरा जो है ना वो ग्रुप ऑफ सैंपल्स वो ज़ाया हो जाता है किसी भी वजह से, ठीक है। वो उसका स्टोरेज कंडीशन ठीक नहीं थी, या सैंपल प्रिपरेशन के दौरान वो गिर गया किसी के हाथ से, तो फिर बैकअप में हमारे पास उसका एक और पड़ा होता है। तो एक ट्यूब में से निकाल के 2 जगहों पे प्लाज़्मा डालना होता है, ठीक है। तो ये 3 सेट ऑफ वायल्स हम बनाते हैं, उनकी पहले कोडिंग की होती है और वो तरतीब से रखी होती हैं। वो मुझे तस्वीर नहीं मिली जिसमें हमने वो पूरे सारे वॉलंटियर्स की 40 के 40 इस तरह के रैक हैं, ये वाले, उनके अंदर जो है ना वो वायल्स रखी होती हैं तरतीब से। उसके बाद सैंपल कलेक्शन।
सैंपल कलेक्शन भी बड़ा लंबा काम होता है, ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी रश पड़ा हुआ है और वो जो वॉलंटियर होता है वो अक्सर शुगर के मोड में होता है। एक का ब्लड ले रहे होते हैं, दूसरा शुगर लगा रहा होता है उसका, ठीक है? लेकिन जिसने सैंपल लेना होता है उसको इस चीज़ की टेंशन होती है कि जी मैं टाइम पे सैंपल ले लूँ, उस सैंपल को मैं वायल के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँ वेक्यूटेनर के अंदर और उसको मैं आगे जो है वो फॉरवर्ड कर दूँ प्लाज़्मा सेपरेशन वालों के पास, ठीक है? तो सैंपलिंग जो है वो सैंपल कलेक्शन अब ये देखें ये एक बंदा खड़ा है, वो उसने सैंपल लेके इसको दिया, अभी ये लेके जा रहा है, ठीक है? ये सर अवैस हैं जिनका जो वॉलंटियर बने हुए, शायद अपनी ही इनकी कोई स्टडी, ठीक है? ये उसी में वॉलंटियर भी बने हुए हैं, उसी में काम भी कर रहे हैं साथ-साथ बहरहाल। तो ये जो है सैंपल कलेक्शन इस तरह करके तो उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड कीपिंग होती है, एंट्री करनी होती है फ़ौरन कि जी मैंने इस टाइम पे सैंपल लिया है, ताकि बाद में जब काइनेटिक्स जिसने परफ़ॉर्म करनी है, उसके पास एक्चुअल टाइम हो जिस टाइम पे सैंपल लिया गया। उसके बाद जी प्लाज़्मा सेपरेशन ये भी बड़ा मुश्किल काम है, तो ये अक्सर मेरी ज़िम्मेदारी होती है। ये वाइल्स आपको नज़र आ रही हैं ये ट्यूब, ये देखें पूरा पूरा जो है ना वो सेट बना के रखा होता है हमने वाइल्स। अब ये दूसरे वाले ग्रुप में पहले व्हाइट और ग्रीन थी, इसमें पिंक और येलो कलर है। तो ये कंसेप्टिव जो है वो अब ये अगर आप देखें गौर से तो ये 2 इकट्ठी पड़ी हुई हैं। मीन के एक वायल में से निकाल के तो इन 2 में डाल के एक को एक ग्रुप में रख देना है, दूसरे को दूसरी जो है वो उसमें रख देना है कंटेनर में और उन दोनों को हमने अलग-अलग जो है वो फ्रीज़ कर देना होता है। साथ ही इसके फ्रीज़र भी होता है जिसके अंदर हमने -80 डिग्री का फ्रीज़र है जिसके अंदर फ्रीज़ करना होता है। तो ये सारा प्लाज़्मा सेपरेशन का apparatus पड़ा हुआ है, ये वायल्स पड़ी हैं सारी। जैसे ही सैंपल आता है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन पड़ी हैं 2, उनको सेंट्रीफ्यूज करके फ़ौरन और प्लाज़्मा सेपरेट करके वायल्स के अंदर डालते हैं और उसको फिर फ्रीज़ करके रख देते हैं और जब तक एनालिसिस करना होता है तब तक वो फिर फ्रोज़न ही रहता है। तो प्लाज़्मा सेपरेशन भी बड़ा मुश्किल काम होता है थोड़ा जब स्टार्ट में आफ्टर एवरी 30 मिनट्स सैंपल आ रहे होते हैं तो 30 मिनट्स में सारे के सारे आप अंदाज़ा कर लें कि 40 वॉलंटियर के 40 सैंपल का जो है वो उनको सेंट्रीफ्यूज करके 5 मिनट तो सेंट्रीफ्यूज पे लेंगे वो, ठीक है? और फिर उसके बाद उनको सेपरेट करके रखना तो 40 मिनट तो 30 मिनट्स तो पूरे नहीं होते। पहले वाले खत्म नहीं होते और अगले वाला बैच भी आ जाता है और उसको फिर अब इसमें जो एक चीज़ है कि जी जितनी देर में अब वो सैंपल ला के रखा है उसने, सपोज़ एक वॉलंटियर का सैंपल उसने 9 बजे लिया है। अब जिसने प्लाज़्मा सेपरेट करना है उसके पास भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वो उसको सेपरेट कर रहा है और वो हो सकता है कि जो सैंपल 9 बजे लिया गया है, उस सैंपल को प्लाज़्मा सेपरेट करके फ्रीज़र में रखने तक डेढ़ 2 घंटे गुज़र गए। डेढ़ 2 घंटे वो ब्लड वैसे ही पड़ा रहा है, उसके बाद सेपरेट हुआ और फिर वो फ्रीज़र में गया है। तो इस दौरान में उसकी स्टेबिलिटी कैसी है? कहीं ड्रग उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम मेक श्योर करते हैं ड्यूरिंग द वैलिडेशन जो कि हम पैरेलल कर रहे हैं। आजकल जो स्टेबिलिटी एनालिसिस का, तो उसमें हम प्लाज़्मा में स्टेबिलिटी फॉर 24 आवर्स भी करते हैं कि जी जब हम फ्रीज़र नहीं किया उसको हमने सिर्फ़ सैंपल कलेक्ट किया है और वो रूम टेम्परेचर में पड़ा रहा है, तो उसमें रूम टेम्परेचर में पड़े रहने के बाद उसकी स्टेबिलिटी कहीं ख़राब तो नहीं होगी? सैंपल जो है उसके अंदर जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन कहीं चेंज तो नहीं होगी? तो अक्सर जिन ड्रग्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि जी वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आवर्स तक या 3 आवर्स तक रूम टेम्परेचर पे वो सेफ रह सकते हैं। उसमें फिर ज़्यादा विजिलेंट करना पड़ता है, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ताकि जैसे ही सैंपल आए तो फ़ौरन जो है वो उसको सेपरेट करके तो फ्रीज़र में रख दिया जाए, ताकि जो है वो डैमेज ना हो सैंपल। उसके बाद प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस यही हैं कि जी सैंपल कलेक्ट टाइम पे करना है आपने, उसको टाइमली सेपरेशन प्लाज़्मा सेपरेशन रूम में लेके जाना है, उसको 2 वायर्स में ट्रांसफ़र करना है, फिर उसको फ्रीज़ करना है, फिर ड्यूरिंग सैंपलिंग जो प्रिकॉशंस होती हैं कि आपने जो ग्रैनुला है उसको पहले आपने उसके साथ नॉर्मल सलाइन के साथ वॉश कर लेना है, जब सैंपल लेने से पहले। थोड़ा-सा नॉर्मल सलाइन उसको इंजेक्ट करने हैं, फिर उसका ब्लड सैंपल लें, उसके बाद फिर उसको दोबारा फ्लश कर देना नॉर्मल सलाइन के साथ। ताकि वो उसका जो ग्रैनुला है वो जो ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है? उसके अंदर कोई क्लॉट ना फँस जाए ऐसा। और सैंपल लेते वक़्त भी उसको प्रॉपर्ली जिसने सैंपल लेना है उसने ग्लव्स पहने हों, उसकी अपनी जो है हाइजीनिसिटी जो है वो एन्श्योर्ड हो और उसके बाद फिर रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह ये भी मैंने वाइल्स का बताया था कि वाइल्स का रिकॉर्ड यानी उसकी कोडिंग इस तरह की होती है कि वो
ये डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है कि नहीं अभी? डिस्प्ले गायब हो गया है? नो सर। अच्छा, आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई है, तो मैं जिस स्क्रीन के ऊपर था वो अच्छा मैं इस पे कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, आ गया। दोबारा हाँ जी, अब आ गया दोबारा ना स्क्रीन? यस। ठीक है। यस अच्छा, सर। रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो सारी की सारी, अब कितने बजे सैंपल लिया है, फिर जिसने प्लाज्मा सेपरेट करना है उसके पास भी पूरा रिकॉर्ड होता है कि उसने किस वॉलंटियर के जो सैंपल्स हैं वो उसने किस वाले अक्सर जो है वो जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जो सील वाले उसके अंदर रखते हैं, या अगर उसने किसी रैक के अंदर रखना है तो उसमें तरतीब रखी हो कि जी हर वॉलंटियर के जिस तरह स्टार्ट में थे हमने रखे हुए थे खाली वायर्स थी, उसी तरह तरतीब से फिर उसकी जो है वो प्लाज्मा से फील्ड वायर्स भी रखी होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट्स। चली गई थी, 1 मिनट मेरा, मैं इसको दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। आ गया डिस्प्ले? यस सर। अच्छा, एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, उस टाइम पे सब्जेक्ट्स स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है काम ना, कि हर आधे घंटे बाद सैंपल देना और हर बंदा उसमें बिजी है। लेकिन जब 2 घंटे बाद सैंपल लेना है या 4 घंटे बाद सैंपल लेना है, उस दौरान फिर वॉलंटियर्स क्या करेंगे, उनके पास खुली छुट्टी होती है उनकी, कि वो जो मर्ज़ी करें उसमें, उनको इंडोर गेम्स दी होती हैं, टीवी लगा होता है और फिर उनकी मनपसंद जो है, जो भी टीवी के ऊपर उन्होंने कोई प्रोग्राम देखना है, कोई कोई जो भी चैनल देखना है, कार्टून देखने हैं किसी ने कोई मूवी देखनी है, तो वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बुक्स ले आते हैं अपने साथ और उधर बैठ के पढ़ना हो तो वो पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। किसी ने लैपटॉप पे काम करना है वो कर लेता है, किसी ने गेम्स खेलनी है अपने मोबाइल पे, जो भी कुछ करना है वो उनको खुली इजाज़त होती है, लेकिन उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ बाकी अंदर उनको हर उनकी जो है वो ज़रूरत को पूरा किया जाता है, उनको खेलने के लिए भी, और कोई फ़िज़िकल गेम नहीं खेल सकते अंदर, ये नहीं कि अंदर स्टापू खेलना शुरू कर दें लड़कियाँ। जितनी भी इंडोर गेम्स होती हैं वो जो अवेलेबल हो, वो उनको कार्ड्स भी है होते हैं, ये लूडो है, चेस है, सारा कुछ जो भी वो उनको प्रोवाइड करते हैं और वो फिर उसके साथ एन्जॉय भी करते हैं वॉलंटियर्स। और ज़ाहिर है वो उनका राइट होता है कि जी जो भी जितनी देर अगर उन्होंने एक ही एरिया में रहना है और वो रात से ही आपके पास हैं और आपके इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बाद जब जब नाश्ता मिल जाता है उसके बाद फिर उन्हें जो है वो पानी पीने की इजाज़त होती है, लेकिन खाना वही जो हमने देना है, वही मिलता है उन्हें, और खाना जो है वो इसके अलावा वो और वो कुछ नहीं खा सकते। जब तक कि उस दिन का आखिरी सैंपल सपोज़ सुबह 8 बजे अगर शुरू किया और अगला सैंपल यानी आखिरी सैंपल उस दिन का रात 8 बजे लेना है, तो आखिरी सैंपल देने के बाद वो फिर जा सकते हैं, उसके बाद फिर उन्हें इजाज़त है जो मर्ज़ी खाएँ पिएँ वो। क्योंकि उसके बाद अगर कुछ खाएँगे तो उनकी एब्ज़ॉर्प्शन के ऊपर तो एटलीस्ट कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला। तब जो जितनी एब्ज़ॉर्ब होनी थी वो हो चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये थोड़ी-सी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, इसको कल पे रख लें फिर, एथिकल प्रोसीजर्स, कि हमने उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैसे लेना होता है, उसका जो है वो वॉलंटियर्स को पहले राइट देते हैं कि पहले सोच लें और उसके बाद फिर वो क्या है, फिर वॉलंटियर्स के राइट्स क्या-क्या हैं उसके दौरान में। तो और इसके अलावा जो है उस टाइम पे थ्रू आउट द ट्रायल जो है वो डॉक्टर अवेलेबल होता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो वो फ़ौरन उसको मैनेज करता है। एम्बुलेंस भी एक अरेंज की होती है और जितने भी वॉलंटियर्स हैं इनकी इंश्योरेंस भी करवाई होती है। फॉर 6 मंथ्स होती है इनकी इंश्योरेंस, के अगले
6 महीने के अंदर-अंदर अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो वो फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इंश्योरेंस भी इनकी होती है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम अगर हो भी तो वो कंपनसेशन उनको मिल जाए। तो बाकी फिर नेक्स्ट एथिकल प्रोसीजर्स पे कल स्टार्ट करते हैं इसको, तो उसके बाद फिर देखते हैं टॉपिक कंफर्म इस वीक में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन यहाँ तक अगर है तो पूछते हैं आप। सर ये क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि रिटर्न में कंसेंट लेते हैं। सर आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। सर रिटर्न में कंसेंट लेते हैं तो सर ये इस तरह का कोई कंसेंट नहीं ले सकते कि आप स्टडी से विड्रॉ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कंसेंट जो है उसमें एक पहले होता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, वो मैं दिखाऊँगा आपको। वो अक्सर ये होता है कि वो उस पेशेंट की वो उसकी पेशेंट या वॉलंटियर इन्फॉर्मेशन फॉर्म की वो उसकी इंग्लिश में भी होता है और उसकी अपनी लैंग्वेज में भी होता है, जिस भी लैंग्वेज में हो। मतलब अगर यहाँ हमारे पास है तो उर्दू में भी होगा, ठीक है? ताकि अगर कोई इंग्लिश नहीं समझ सकता तो वो उर्दू में उसको पढ़ ले, उसमें पूरी एक-एक चीज़ बताई होती है कि जी हमारा मकसद ये है स्टडी का, इसका फ़ायदा ये होगा, इसमें सैंपल आपको जो सबसे मुश्किल चीज़ लगेगी वो यही है कि इसमें से आपको बार-बार ब्लड सैंपल लेना पड़ेंगे, उसमें आपको हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा, ठीक है? इस ड्रग की वज़ह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की वज़ह से हेडेक होता है या थोड़ा बहुत नोज़िया होता है या ब्लड ग्लूकोज़ लेवल ड्रॉप होता है, तो उसमें उसको बताया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है और उसको हम इस तरह हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद फिर उसको टाइम दिया जाता है और जो वो कंसेंट देता है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि जी मुझे सोचने का मौका दिया गया है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, इसका ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, हर चीज़ बताई गई है और मैं अपने होशो-हवास में जो है वो मैं ये साइन कर रहा हूँ कि जी ठीक है, मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मुझे ये भी बताया गया है कि मैं किसी भी टाइम इससे विथड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है? ऐसा नहीं कर सकते कि जी हम उसे कहें नहीं जी हमने तुम्हें ₹3000 दिया है और तुम जो है वो उसका पूरा करके जाओ। खैर हमारा तो इधर हम लोग तो और भी बड़े हरबे होते हैं ना पाकिस्तान में तो हमारे पास, हम उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू हो जाएँगे या उसको वैसे भी अक्सर होते ही ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हमारा ज़ोर चलता होता है। तो लेकिन वैसे जो एक आइडियल सिनेरियो में वॉलंटियर्स के पास राइट होता है कि वो किसी भी टाइम अब जिस तरह ये जो वैक्सीन का ट्रायल सुना शुरू होने लगा है, एनआईएच करने लगी है चाइना वालों के साथ में। उसमें भी वॉलंटियर्स वो लेंगे और वॉलंटियर्स को बताया जाएगा कि जी आपको ये वाली इस तरह की ड्रग लगेगी, इस ड्रग का अभी तक हमें साइड इफेक्ट्स नहीं पता कि क्या है, तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। जो मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं, जो एनिमल स्टडीज़ है उससे आइडिया होता है कि इसमें क्या-क्या होता है। तो ये एटलीस्ट पता है कि जी ये लगने से कोई जानवर मरा नहीं था तो इसलिए आप मरोगे नहीं। तो जिसकी यही होगी वो तो खैर कोई और बात है। तो वॉलंटियर को जो है वो सारा कुछ पहले बताया होता है और उसको पूरा-पूरा राइट होता है। इसको हम फ़ोर्स नहीं कर सकते कभी भी। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है फिर कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे ठीक है। ये टाइमिंग सही है वैसे।